अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिस्टर्स कैफ़े इस्लाम चैनल उर्दू पर, और जहाँ पर भी आप हैं उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने वक्त को, अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बनाने के लिए कोई कोशिश ज़रूर कर सकते होंगे इंशाल्लाह। और हम में से हर शख्स, हर इंडिविजुअल जो है उसकी अलग पर्सनालिटी है, अलग मुख्तलिफ़ किस्म की शख्सियत है, और मिजाज भी अलग है, रवैये भी अलग हैं। हर एक के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें असरअंदाज होती हैं। किसी के ऊपर मौसम असरअंदाज हो जाता है, किसी के ऊपर दूसरों के रवैये। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जो जो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो तजुर्बा कर रहे हैं, जो चीज़ उनके मूड को अच्छा या बिगाड़ रही है, वही चीज़ दूसरे के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ है। वही बात है कि इंसान एक ही मंज़र जो 2 लोग देख रहे होते हैं, तो एक को उसमें खूबसूरती नज़र आ रही होती है और एक को उसमें कोई इंटरेस्ट महसूस नहीं हो रहा होता। हर एक को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुख्तलिफ़ अंदाज़ का बनाया है, मुख्तलिफ़ मिज़ाज का बनाया है। हमारी जो दिमाग की वायरिंग है वो डिफ़रेंट है, और हम सोचते मुख्तलिफ़ अंदाज़ में हैं, हम देखते मुख्तलिफ़ अंदाज़ में हैं। हमारे लिए, हर एक के लिए एक ही चीज़ खुशी या गम का सबब नहीं बनती। हमें खुद को समझना भी बहुत ज़रूरी है, सेल्फ़ अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी पर्सनैलिटी की टाइप क्या है, हम किस अंदाज़ के हैं, हम कौन-सी चीज़ें, कौन-सी बातें ऐसी हैं जिनसे हम अच्छा महसूस करते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने आप को जानेंगे और समझेंगे, जितना ज़्यादा अपनी सेल्फ़ अवेयरनेस हमें होगी, उतना ही हम ज़िंदगी को बेहतर अंदाज़ में मैनेज मैनेज करने के काबिल हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब हम दुनिया में आएँ, जब हम वक़्त गुज़ारें, बड़े हो जाएँ, तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो। बहुत से लाइफ़ के फ़ेज़ेज़ होते हैं, बहुत से चैलेंजेज़ होते हैं, मुश्किलात होती हैं। जो जितना ज़्यादा समझ लेता है ना अपने आप को, अपनी आदत और मिज़ाज को, या इस बात को कि उसके अंदर किस चीज़, कौन-सी कमज़ोरी उसके अंदर है, क्या स्ट्रेंथ उसके अंदर, उसके लिए फिर आसान हो जाता है निस्बतन कि वो उन फ़ेज़ेज़, मुख्तलिफ़ मराहिल या मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेज़ जो लाइफ़ के हैं, या जो मुश्किलात हैं, उनसे उनको मैनेज करना सीख लें। उनसे गुज़रते हुए खुद को, अपनी लाइफ़ को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, कैसे उन चीज़ों के से मुकाबला किया जा सकता है। हम बहुत से टॉपिक्स अपने डिस्कस करते हैं अपने सिस्टर्स कैफ़े के प्रोग्राम में, और बहुत फ़ोकस करते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, ज़हनी सेहत के ऊपर। क्योंकि जिस तरह से जिस्मानी सेहत इंसान को ऐसा हो सकता है कि आपकी टाँग में चोट लग जाए, या आपके शोल्डर में कोई चोट लग जाए और उसकी वज़ह से आप मूव ना कर सकें। ऐसा हो सकता है कि आपकी आँखों में कोई दर्द हो रहा हो, या सर में कोई दर्द हो रहा हो, जिसकी वज़ह से आपकी देखने की जो सलाहियत है वो मुतासिर हो जाए, या गला ख़राब हो और आपसे बात ना की जा रही हो। इसी तरीके से जो इंसान का दिमाग है, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, या आपका जो माइंड है वो उस तरीके से फ़ंक्शन नहीं कर पा रहा है, आपका जो ज़हन है, उसकी जो सेहत है वो मुतासिर है, तो फिर भी हालाँकि हम मूव कर पा रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल भी लेते हैं और अपने डेली काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन ज़हनी सेहत मुतासिर होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं इर्द-गिर्द की जो जिन पर असर पड़ सकता है। इवन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जिस्मानी तौर पर इंसान बिल्कुल भला-चंगा होता है, बिल्कुल सेहतमंद होता है, लेकिन ज़हनी सेहत के ऊपर पड़ने वाले असरात से आपकी जिस्मानी सेहत, फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो भी मुतासिर होने लगती है। इंसान का चलने-फिरने, उठने-बैठने का दिल नहीं चाहता। तो इसीलिए जब भी हम बात करते हैं इस शो के अंदर मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो हम ये कहते हैं कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बहैसियत मुसलमान हम सब कुरान पढ़ते हैं, हम सीरत का जो स्टडी है वो करते हैं। हम जो हमारी हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग गुज़रे हैं जो इंस्पिरेशनल, जिनकी पर्सनैलिटीज़ थी, उनके बारे में लर्न करते हैं। इसी तरह से जो हमारी बॉडी है, जो हमारा माइंड है, इसके बारे में अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहैसियत मुसलमान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाया है, और एक जो ज़िम्मेदार मुसलमान होता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने इर्द-गिर्द के माहौल से, अपने अंदर जो चेंजेज़ आ रही हैं, आपके इर्द-गिर्द जो चेंजेज़ आ रही हैं, उनसे भी अवेयर हो। ख़ुसूसन यूके में रहते हुए आप बहैसियत मुसलमान, हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अपनी जो फ़िज़िकल हेल्थ है, उसके साथ-साथ अपनी मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस भी हो, उस पर जो पड़ते हैं असरात, उनका पता भी हो। अगर आप किसी क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, तो आपको पता भी हो आपको हेल्प कहाँ से मिलेगी। और फिर ये कि एक होती है प्रोफ़ेशनल हेल्प, एक होती है कि आप अपनी खुद से हेल्प कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत आप अपने आप को सहारा दे रहे हैं, अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिनसे आप खुद अपनी जगह पर रहते हुए
अपने आप को जो है खड़ा कर सकें। तो ये चीज़ें हमें ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है, हम कुछ ऐसी टर्म्स हमें लगती हैं मेंटल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड, हम ये कहते हैं हमें तो इनके बारे में नहीं पता है या हम तो नहीं जानते इनके बारे में। और जब हम वही हमें अलामात हों या वही सिम्पटम्स हों, तो हमें नाम नहीं आता कि भई हम अगर जीपी के पास जाएँ या अगर हम किसी से हेल्प लें, तो हम क्या कह के हेल्प लें? हमें नहीं पता चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या गुज़र रहा है। तो एक तो ये परेशानी, या कभी-कभी समटाइम ये भी होता है कि हम ये कहते हैं कि नहीं, ठीक है, अब खुद ही से सही हो जाएँगे, खुद ही से सही हो जाएगा मसला, और हम मसाइल को दबाते रहते हैं, उनको छुपाते रहते हैं, उनको किसी के साथ डिस्कस नहीं करते, और उससे क्या होता है, जो भी कोई चीज़ दबाई या छुपाई जाएगी, वो उसका ढेर लगता जाएगा, लेकिन वो हल नहीं होते ना वो मसाइल। तो इसीलिए जब भी हम अपना ये शो करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अ, हम बात करते हैं, हम शेयर करते हैं, हमारा मकसद ये है कि अवेयरनेस फैलाना, आप भी बात करें, आप भी शेयर करें, आप भी अपना ओपिनियन डिस्कस करें, ताकि आप अकेले ना महसूस करें खुद को, क्योंकि अकेलापन जो होता है या तन्हाई जो होती है, ये अपने अंदर अपने मसाइल को सोचते रहना, उन पर कोई ना मिलना जिससे बात की जाए, तो ये भी बहुत डैमेजिंग हो जाता है हमारे सेहत के लिए। आज जो है हम बात करेंगे बर्नआउट के ऊपर। ये मेंटल हेल्थ, ज़हनी सेहत से ही रिलेटेड एक बात है, एक टर्म है जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे मतलब ये नहीं है कि बर्नआउट से मतलब ये कि हम कहीं जलने की या ऐसी बात करें कि कोई किसी के स्किन पे कोई रैश आ गया है, कोई स्किन पे कोई बर्न हो गया, बल्कि हम ये बात करें कि ज़हनी तौर पर कब ऐसा होता है कि हम चीज़ों से बोझिल हो जाते हैं, चीज़ों से उकता जाते हैं, चीज़ों में दिल नहीं लग रहा होता, या हम जो है वो अपने आप को खाली महसूस कर रहे होते हैं, अपने आप को मुस्तकिल एक बोझ तले महसूस कर रहे होते हैं। ये सब क्या है और इनके बारे में हमें कैसे अवेयरनेस हो सकती है, इसके लिए हमने आज ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा थोड़ी देर में, और आप कॉल कीजिए, बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। हमारे साथ आज हमारी गेस्ट मौजूद हैं यूके से, और उनका नाम है डॉक्टर राहत इरशाद। ये जीपी हैं और हमारे साथ शामिल हुई हैं आज के प्रोग्राम में। इनसे भी बहुत सी बातें डिस्कस करेंगे, और हम पहले ही हमेशा ये बात कहते हैं कि हो सकता है कि कोई बात यहाँ पर ऐसी हो जो सिर्फ़ अवेयरनेस के लिए हो, और हो सकता है एक्सपर्ट एडवाइस ना हो आपसे, सिर्फ़ हम अपनी मालूमात शेयर कर रहे हों। आप ज़रूर प्रोफ़ेशनल हेल्प लें, अगर आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है, तो आप ज़रूर उस पर्सन से राब्ता करें जो आपका ये मसला हल कर सकता है। हमें कॉल कीजिए, हमारे साथ शामिल रहिए इस प्रोग्राम के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर राहत। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आई होप कि आप भी ठीक होंगी इंशाअल्लाह ताला। आज का टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है राहत। आज हम बात कर रहे हैं बर्नआउट के ऊपर, और जब ये बहुत से लोग ये बात जब सुनते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि इससे क्या मतलब है। तो पहले तो मैं आपसे इस पर जाने से पहले ये पूछूँगी कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होनी क्यों ज़रूरी है आपको लगता है? हाँ, सबसे ज़ाहिर बात है कि हम पहले बर्नआउट को शुरू करने से पहले हम ये सोचें कि हमें इसके बारे में अपनी जो है मेंटल हेल्थ है उसके बारे में हमें इसका ख़्याल क्यों रखना है या हमें इसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा आई मीन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अम, जैसे हम अपनी फ़िज़िकल बॉडी का ख़्याल रखते हैं, हमें कोई बीमारी होती है या कोई हमें कोई फ़िज़िकल इलनेस होती है तो हम उसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई दवाई लेते हैं, ताकि हम ठीक हो जाएँ, ठीक है ना? लेकिन मेंटल इलनेस जो होती है या उसकी हेल्थ जो होती है वो इतनी ज़्यादा हम उस पे फ़ोकस नहीं देते। लेकिन हुँ, अब तो जो है वो रुझान बढ़ रहा है लोगों का और लोगों में अवेयरनेस आ रही है लेकिन वो हुँ, भी इतनी इम्पोर्टेंट है जितनी फ़िज़िकल हेल्थ है। क्योंकि अगर हमने उसको इग्नोर कर दिया या इसको नेग्लेक्ट किया है, तो हुँ, जो उसकी मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो आपको फ़िज़िकल फ़ॉर्म में भी मिलती हैं। यानी कि जो आपको जो फ़िज़िकल इलनेसेस होती हैं, जी, उनका बहुत हद तक डायरेक्ट एक रिलेशनशिप होता है आपकी मेंटल हेल्थ से भी कि वो कितनी अच्छी है। और उसकी बहुत ज़्यादा रिपरकशंस होती हैं कि अगर आपकी अपनी जो है वो ज़हनी हेल्थ या जो सेहत है वो ठीक नहीं है, तो उसका आपकी ज़िंदगी पे क्या असर जो है वो जो है असर पड़ सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसका ख़्याल रखें और उसको पहले तो उसको पहचानें, उसको जानें कि हमें वाक़ई प्रॉब्लम है, उसको एक्नॉलेज करें फ़र्स्ट ऑफ ऑल। हुँ। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल आपने राहत ठीक कहा। अच्छा राहत, आप देखें कि आप इस चीज़ का एक्सपीरियंस करती होंगी कि हम बहुत सारे जो स्किल्स होते हैं ना, वो हम लर्न कर लेते हैं। वक़्त के साथ हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, और जैसे माँ बनने के बाद बच्चों की परवरिश जो है वो हमें नहीं कोई सिखाता, लेकिन हम आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ सीख लेते हैं। तो जब ये जो मेंटल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ की बात है ना, तो अमूमन ये होता है कि हम डिपेंड करते हैं कि कोई
हमारी मदद करेगा तो हम अच्छे होंगे, कोई हमें बताएगा तो हम अच्छे होंगे। लेकिन मैं ये कहती हूँ, हमेशा ये मैसेज देती हूँ कि देखें, दुनिया में कोई चीज़ सीखना ना मुश्किल नहीं है। ख़ुसूसन हमें अगर अपने आप से मोहब्बत है, और इसलिए मोहब्बत है कि अल्लाह ताला ने हमें जो लाइफ़ दी है, तो ये हमारे पास एक अमाना है। इसमें अपने जिस्म और अपने दिमाग की हिफ़ाज़त करना और उसकी सेहत के लिए एक्टिव होना। कोशिश करना कि ये मालूम करना कि हम किन चीज़ों से गुज़र रहे हैं, उन चीज़ों की क्या कोई वाक़ई कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, क्या हमें इसके लिए कोई प्रोफ़ेशनल हेल्प लेनी होगी? यही कि हम खुद ही से अपने आप पर कोई मेहनत कर सकते हैं, कुछ तरीके, कुछ स्ट्रैटेजीज़ ऐसे हो सकती हैं। अच्छा तहत, अब मैं आपसे ये चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा बताएँ हमारे नाज़रीन को कि ये बर्नआउट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो बर्नआउट क्या है? क्या बर्नआउट के जैसे कुछ और नाम भी हैं, जो लोग ले रहे होते हैं और लोग, यानी ये मेडिकल एक, या हम समझें कि एक ऐसी टर्म है जिसका ताल्लुक हमारी ज़हनी सेहत से है, लेकिन क्या और भी कुछ नाम है इसके? हुँ। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा रोशनी डालें। बिल्कुल, बिल्कुल। बर्नआउट आजकल जो है ना रिलेटिवली बहुत कॉमन यूज़ हो रहा है। पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आजकल काम पे भी बहुत ज़्यादा ये वर्ड जो है ना लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। स्पेशली हुँ, जब जब से कोविड हुआ उसके बाद जो उसके कोविड के जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हैं सिंस 2020 उसके बाद लोगों ने ना सिर्फ़ जो है बर्नआउट को जो है वो ना सिर्फ़ काम पे ज़िक्र होता है बल्कि घर में भी ज़िक्र होता है। तो सबसे पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं जो हूँ ना ये क्लियर कर दूँ कि इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड के टर्म कि मैं ये बताऊँ कि बर्नआउट जो है ये क्या है भई ये है क्या ये क्या मुअम्मा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। बर्नआउट जो एक ऐसी टर्म है जब हम ये इसको यूज़ करते हैं और सबसे पहले तो जो मैं ये बात जो है वो कहना चाहूँगी कि जो हमारे सुनने वाली ऑडियंस है ये बिल्कुल ना समझे कि बर्नआउट सिर्फ़ उन लोगों को अफ़ेक्ट कर सकता है जो सिर्फ़ काम करते हैं। घर में रहने वाले लोगों को जो स्टे एट होम मम्स होती हैं या जो पेरेंट्स होते हैं, किसी को भी बर्नआउट हो सकता है। ठीक है? नंबर 1 और बर्नआउट होता क्या है? उसमें ये होता है कि आपको आपका स्ट्रेस लेवल कोई चीज़ कर के, एक चीज़ को रिपीटेडली करके आपका स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो आउटवे कर लेता है कि जो आपको आराम मिल रहा है, ठीक है ना? मतलब उसमें ये होता है कि आप वो एक काम बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू आप आराम करने के या जो आप एक जो डाउन टाइम होता है जिसमें आप कुछ नहीं करते, आप रिलैक्स करते हैं और अपने आप को थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर लेते हैं, वो टाइम कम हो जाता है और वो टाइम जिसमें आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को एंगेज रखे हुए होते हैं किसी एक्टिविटी के अंदर, वो बढ़ जाता है। तो हुँ, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो है वो जो साइड इफ़ेक्ट्स या जो उसके सिम्पटम्स ये होते हैं कि जो जो लोग हैं या पेशेंट्स मैं ये कहूँगी मतलब आप कोई भी हो सकता है वो उसको उसके सिम्पटम्स जो हैं वो या उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम। होता हुँ, ये है कि वो चीज़ बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड तक चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ या कोई स्ट्रेसफुल इवेंट था, आपने मंथ के लिए किया और आप कहें कि मुझे 1 मंथ के बाद बर्नआउट हो गया। नहीं, ज़्यादातर सिचुएशंस में ये होता है कि बर्नआउट जो है वो रिपीटेडली स्ट्रेस और एंग्जायटी से आप डील करते रहते हैं ओवर नंबर ऑफ लाइक मंथ्स एंड समटाइम इयर्स लाइक प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसके हुँ, बाद ये होता है कि आपको जो है उसके मेंटल और फिजिकल मैनिफेस्टेशंस होना शुरू हो जाती हैं और जो है वो आप जो है ना उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं कि अब देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद मी, ठीक है ना? तो ये आपका एक बर्नआउट है। उसमें ये होता है बेसिकली थिंग्स व्हेन थिंग्स गो आउट ऑफ बैलेंस यानी बैलेंस एक होता है ना जैसे अगर आप मुझे कहें कि मैं और इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँ मैं ज़रा टाइम के हिस्से भी हूँ कि आई एम माइंडफुल अबाउट टाइम एज़ वेल कि अगर बर्नआउट को आप एक्सप्लेन करना चाहें ना जैसे कि आप से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे फायर है, उसके लिए आपको हीट भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, फ्यूल भी चाहिए, ठीक है ना? फायर को हुँ, रन करने के लिए। लेकिन अगर आप उसको जलाए जाएँ और आप उसमें फ्यूल ना डालें, जैसे कि आप पे स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी कॉन्स्टेंटली है, ठीक है ना? आप हुँ, कॉन्स्टेंटली यू गोइंग थ्रू स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी लेकिन आपको फ्यूल नहीं मिल रहा, ठीक है ना? एक वक़्त आएगा कि आप जो है आग नहीं जला सकेंगे क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया है। हुँ, बिल्कुल इसी तरह जी, बर्नआउट में भी ये होता है कि आप कॉन्स्टेंटली एक काम किए जाते हैं, कांस्टेंट स्ट्रेस और एंग्जायटी की सिचुएशन में रहते हैं, उस स्टेट में रहते हैं कि देन एट टाइम कम्स कि आप ये फील करते हैं कि बस अब बहुत हो गया, मैं खत्म हो गया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ये वो वाला है। लिटरली लोग कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं खत्म हो गया हूँ, मैं हुँ, कंज्यूम्ड हो गया हूँ। अ, बिल्कुल। बिल्कुल जब आप लोगों से डॉक्टर, बात करें तो आप उनके मुँह से अल्फाज निकल रहे होते हैं जो वो डिस्क्राइब करते हैं अपनी सिचुएशन को, वो ऐसे ही कहते हैं कि मैं खत्म हो गया हूँ बिल्कुल। हुँ, तो ये है बेसिकली। बिल्कुल
बिल्कुल, डॉक्टर राहत आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं नाज़रीन जिनका नाम हम सुनते हैं, बर्नआउट का नाम आपने सुना या एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस, ये ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको हम सुनते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा या तो हम उनको गलत जगह इस्तेमाल कर लेते हैं कि हम ज़रा-सा काम किया और थक गए और हम कहें कि मुझे तो बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है, मैं बहुत ही मुझे बर्नआउट हो गया है। या ये कि हम समझ भी रहे होते हैं कि हमारा फ्यूल ख़त्म हो गया है, हम बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड हैं। लेकिन फिर भी हम उसको एड्रेस नहीं कर रहे होते, फिर भी हम उसका ख़्याल नहीं रख रहे होते। तो यही बात जो राहत ने कही और जो आते हैं डिफरेंट पेशेंट्स और जब जाते हैं वो किसी काउंसलर के पास या जीपी के पास ही जाते हैं और उनको नहीं समझ आ रहा होता कि ये चीज़ रिलेटेड उनके फिज़िकल हेल्थ से है या मेंटल हेल्थ से और बहुत जैसे आपको महसूस हो रहा है कि आप बहुत टूटे हुए हैं, बहुत खाली हैं, थके हुए हैं, आप बहुत ओवरवेल्म हो रहे हैं या फिर ये कि आपको लगता है कि बस किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है आपका, आप कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रहे या आप गायब दिमागी जिसे कहते हैं कि आप एब्सेंट माइंड हैं, बहुत ज़्यादा वक़्त यानी ये भी नहीं कि आप दिन में कई दफ़ा ऐसी सिचुएशंस आती हैं या डेली लाइफ़ में जहाँ पर वर्क रिलेटेड या और भी किसी पर्सनल कोई रिलेटेड आपसे कोई ऐसा काम हो आपका तो थक जाते हैं इंसान, परेशान भी हो जाता है। लेकिन ये जो बात हम कर रहे हैं यहाँ स्पेशली वो ये बात करें कि ये ज़रा लंबा वक़्त ऐसा हो, महीनों गुज़र जाएँ या साल गुज़र जाए और आपने अपने इस इश्यू को एड्रेस ना किया हो, इसका ख़्याल ना रखा हो, तो ये बढ़ता जाएगा। हुँ। अच्छा, आप थोड़ा-सा सिम्पटम्स और अगर बताएँ कि क्या-क्या निशानियाँ हो सकती हैं और कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो एक टायर्डनेस है, उसमें और फटीग में क्या फ़र्क है? या जो हम बहुत एग्ज़ॉस्टेड हो जाते हैं, उसमें और लंबा टाइम पीरियड कितना हो? बिल्कुल। तो आपने सबसे पहले ना एक बात कही जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैं थोड़ा-सा इस पे और एक्सपेंड करना चाहूँगी ताकि थोड़ा-सा और क्लैरिटी जो है ना वो वाज़ेह हो जाए कि जैसे हम ना कोई काम करते हैं, जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हमारा दिन आज का दिन बहुत हेक्टिक था, कभी दिन ऐसे भी होता है वीक में जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि जैसे आप या मैं आपको जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जैसे मुझे पता है से फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट वीक मेरा बहुत हेक्टिक है, मुझे ये काम भी करना है, इसमें 2-3 अपॉइंटमेंट्स भी हैं, बच्चों को भी लेके जाना है, काम पे भी जाना है और कुछ गेस्ट ने भी आना है, ठीक है ना? एंड ऑफ द वीक जब आपका सैटरडे या संडे वीकेंड शुरू होगा तो आप नेचुरली टायर्ड फील करेंगे, आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे, ठीक है? फिर आप ये कहेंगे चलो ठीक है आज मैं कुछ भी नहीं करता, आज मैं सिर्फ रिलैक्स करूँगा, खाना भी नहीं बनाऊँगा और आप रिलैक्स करते हैं, सो जाते हैं, कुछ नहीं करते, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और आप रिकवर हो जाते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है? काफ़ी बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन उस वक़्त हम ये कहते हैं ओह! मैं बहुत थक गया हूँ, जैसे बिल्कुल एनर्जी खत्म हो गई है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है, ठीक है ना? हुँ, आप काम करेंगे तो आपकी बॉडी इसको रिस्पॉन्ड करेगी, आप थक जाएँगे। लेकिन आप रिकवर कर जाते हैं, ठीक है? जब आपने रिलैक्स किया, आपने रेस्ट किया, आप रिकवर हो गए। लेकिन बर्नआउट में ये होता है कि वो एक चीज़ कांस्टेंट जब हो रही होती है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फिर आपके सिम्पटम्स जो है ना वो मैनिफेस्ट होना शुरू होते हैं। बहुत ज़्यादा जो लोगों के जैसे मैं बात करती हूँ अब ना सिर्फ पेशेंट्स बल्कि ओवरऑल जैसे आपको लोग मिल जाते हैं या आपके जो फ्रेंड सर्कल होता है या जो आपकी कम्युनिटी में आपको लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं आपकी एशियन कम्युनिटी में, क्लोज़ निटेड कम्युनिटी में आपको बहुत सारे लोग अपनी बातें शेयर करते हैं। वो ये बताते हैं जो लोगों से मैंने सुना है और जो मैंने पर्सनली एट सम पॉइंट मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फटीग महसूस होती है, ठीक है ना? ऐसी टायर्डनेस और ऐसी फटीग जो कि आराम करने से भी सही नहीं हो रही होती है। उसमें ये होता है कि आप कभी-कभी आप जितना भी सो जाएँ, पूरा दिन भी सोते रहें, आपको लगेगा कि आप फ्रेश नहीं फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद कभी-कभी होता है कि पेशेंट्स को या लोगों को ये भी होता है कि उनके जो उनको हेडेक्स होना शुरू हो जाते हैं। आपको लोग अक्सर ये बोलेंगे कि मुझे हर दिन हेडेक होता है। हर दिन मैं पैरासिटामोल या मुझे कोई दवाई लेनी पड़ती है, हेडेक्स को रिलीव करने के लिए, ठीक है? ये तो मोस्ट कॉमन जो है ना वो सिम्पटम्स हैं और वो भी ये भी कहेंगे कि मुझे हर वक़्त दिल चाहता है कि मैं सो जाऊँ या आराम करूँ। मुझे इतनी थकावट रहती है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं बस जल्दी से बेड पे चला जाऊँ। उसके साथ-साथ ये भी होता है कि कुछ लोगों को जैसे कि प्रॉब्लम्स होती हैं, अस्थमा या एक्ज़िमा और आईबीएस इस तरह के इश्यूज़, वैसे वो नॉर्मली बिल्कुल सेटल होते हैं या स्टेबल होते हैं। कुछ लोगों के सिम्पटम्स जो ये वाले हैं, फिज़िकल सिम्पटम्स, ये बीमारियाँ जो हैं, वो एग्रवेट हो जाती हैं अचानक से, ठीक है ना? लोग अक्सर मुझे ये बताएँगे या ये बोलेंगे कि ना हमारा एक्ज़िमा बहुत अरसे से फ्लेयर अप हो गया है, पता नहीं कोई वजह भी नहीं है, हालाँकि मैं इतनी एहतियात कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी कर रहा हूँ, लेकिन वो सही नहीं हो रहा है, ठीक है ना? अस्थमा फ्लेयर अप हो गया। अगर आपको आईबीएस है या कोई बाउल इश्यूज़ हैं, वो एकदम से जो है वो फ्लेयर अप हो जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे हमारी एक्ने निकल आई है फेस के ऊपर। ये सब फिज़िकल मैनिफेस्टेशंस हैं बर्नआउट की, ठीक है ना? लोगों को कुछ लोग ये बोलेंगे कि हमें जब देखो हमें नज़ला ज़ुकाम हो रहा होता है, जब देखो मुझे कोल्ड हो जाता है, ठीक है ना? हर दफ़ा मुझे हर हर मंथ में एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना पड़ता है मुझे क्योंकि मुझे साइनसाइटिस हो जाता है।
तो ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम का जो है वो इट इट टेक्स इट्स टॉल ऑन योर इम्यून सिस्टम एज़ वेल जब आप बर्नआउट से जो है ना व्हेन यू आर गोइंग थ्रू बर्नआउट, ठीक है ना? हुँ। ये जो है वो मोस्ट कॉमन जो है ना प्रेज़ेंटेशन है बर्नआउट की। बिल्कुल, बिल्कुल और नाज़रीन आप जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, हम हमेशा ये बात बार-बार क्लियर करते हैं कि अगर आप एक टॉपिक के ऊपर बात जब हम कर रहे होते हैं और आप सुन रहे होते हैं, तो हर चीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई ऐसे सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं, तो उसका लाज़मी नतीजा यही हो कि जो हम आपसे कह रहे हैं वही बात हो। हो सकता है उसका कोई और रीज़न हो, कोई और अंडरलाइंग कंडीशन हो लेकिन अ, गौर व फ़िक्र ज़रूर करना चाहिए अपनी कंडीशंस पर हर वक़्त इग्नोर करने वाला जो एक हमारा रवैया हो जाता है कि नहीं हम थके जा रहे हैं, परेशान भी हैं, समझ नहीं आ रहा है, अपने आप को बस हम ड्रैग कर रहे हैं और अपनी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, इनसे ना फ़ायदा नहीं होता बल्कि ये आगे जाके हमारे लिए बहुत डैमेजिंग हो सकता है और ये वाली बात भी हमें सोचने की है कि देखिए आप माँ हैं या बहन हैं, बाप हैं, भाई हैं, जो भी आपका आपका किरदार है या आप अपना ऑब्वियसली कहीं कोई काम हो सकता है आप करते हो और जो लोग नहीं भी फुल टाइम वर्क कर रहे होते घर से बाहर निकल के, उनके ऊपर कितनी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। एक शख्स के ऊपर जो असरात होते हैं, उसकी ज़हनी सेहत की गड़बड़ की वजह से, वो पूरे इर्द-गिर्द के माहौल को मुतासिर करता है। आप अपनी जगह बैठ जाएँगे, आप कुछ नहीं कर पाएँगे, आप एब्सेंट माइंड रहेंगे, तो आप इर्द-गिर्द के लोगों को कैसे उनका ख़्याल रख सकते हैं, कैसे उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं मेंटल है, इमोशनल बर्नआउट, मेंटल बर्नआउट इन सब पर हम इसीलिए बात करें कि अपने ऊपर गौर ज़रूर करना चाहिए। अपनी सेल्फ केयर इज़ रियली, रियली इम्पोर्टेंट। जी डॉक्टर राहत मज़ीद आप क्या बताना चाहेंगी? जो आपने सारे सिम्पटम्स भी बताए, तो मैं चाहूँगी कि ये भी आप बताएँ कि बहुत सारे लोगों को ये एक हो सकता है कन्फ्यूज़न हो कि डिप्रेशन भी एक है कंडीशन जिसके ऊपर बात करते हैं और बर्नआउट की भी हम यहाँ पर बात करें, तो इनमें कोई डिफ़रेंस है या ये एक ही चीज़ें हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा जो है ना ये आपने इवन फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने जो क्वेश्चन किया ये बहुत अच्छा है सवाल। इसमें ये कि इट्स लाइक अ फाइन लाइन कि बहुत ज़्यादा बारीक-सी लाइन है इसके अंदर ये जो डिफरेंशिएट करती है बर्नआउट को डिप्रेशन से। अम, लेकिन जो है ना कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बर्नआउट के सिम्पटम्स ओवरलैप कर सकते हैं डिप्रेशन के साथ। अगर आपको डिप्रेशन अंडरलाइंग डिप्रेशन है, तो आपको बर्नआउट भी हो सकता है और अगर आप बर्नआउट से गुज़र रहे हैं, तो आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है ना? और ऑब्वियसली ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि अकेले भी हो सकती है यानी अलोन जस्ट इट कैन एक्जिस्ट ऑन इट्स ओन। ठीक है? बर्नआउट ये होता है जब आप एक एक सिचुएशन जो है आप पे है, ठीक है ना? आपका स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी लेवल, आपका मेंटल लोड इस कदर बढ़ चुका है और जो आपका रेस्ट करने का टाइम है वो कम हो चुका है, मेंटल लोड बढ़ गया है, उसमें एक इम्बैलेंस आ गया है, तो वो बर्नआउट है, ठीक है? ये मैं आपको एक सिंपल उसमें बताना चाह रही हूँ। डिप्रेशन जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना? लेकिन बर्नआउट को आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि आप जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई आपसे ज़िक्र कर रहा है बर्नआउट का और आपको अपनी पूरी स्टोरी बता रहा है। आपको कहीं न कहीं उसकी कहानी में, उसकी स्टोरी में वाज़े तौर पे नज़र आ जाएगा कि उसके बर्नआउट का फैक्टर क्या है, क्या एलिमेंट है जो उसको बर्नआउट को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है? डिप्रेशन में बहुत डिफ़िकल्ट होता है समटाइम डायग्नोज़ करना कि क्या ऐसी चीज़ है जो डिप्रेशन के सिम्पटम्स कॉज़ कर रही है। डिप्रेशन मल्टीफैक्टोरियल होता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना? आपकी पॉज़िटिव फैमिली हिस्ट्री होती है, ठीक है? जो अक्सर ख़वातीन जो होती हैं, जब वो पोस्टपार्टम होती हैं, जब वो न्यू मम्स बनती हैं, उनको डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ हार्मोन इम्बैलेंस, ठीक है? डिप्रेशन जब होता है, जब आपका केमिकल इम्बैलेंस हो, जब आपके ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं, उसका इम्बैलेंस हो। अगेन इट रन्स इन योर फैमिली कि आपके पॉज़िटिव फैमिली हिस्ट्री है एंड यू आर ऑल्सो प्रोन टू हैव डिप्रेशन, ठीक है? कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आप गुज़रे हैं, जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल पास्ट ट्रॉमा या पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस अम, या कोई ऐसी सिचुएशन थी जो जिसको आप पे आपके आपका जो माज़ी का जो हालात थे या कोई ऐसी सिचुएशन थी जो जो काफ़ी उस वक़्त ख़राब थी या बुरी थी, तो फ्यूचर में जाके वो आपको क्लिनिकल डिप्रेशन करा सकती है। ठीक है ना? ये डिफ़रेंस है सो फ़ार के डिप्रेशन में जो है ना वो बहुत सारे कॉज़ेज़ होते हैं। हुँ, आपको सम टाइम ये बताना मुश्किल हो जाता है कि क्या एग्ज़ैक्टली कॉज़ कर रहा है डिप्रेशन, ठीक है ना? एग्ज़ैक्टली। लेकिन बर्नआउट में देयर इज़ लाइक वन फैक्टर यू कैन टेल कि उस बंदे की उसके वो अब हम जैसे आगे बात टॉपिक को बढ़ाएँगे मैं आपको तो हमें खुद ही से जो है ना वाज़े तौर पे थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा कि हम बर्नआउट और डिप्रेशन में क्या डिफ़रेंस है एज़ वी मूव फॉरवर्ड।
बिल्कुल डॉक्टर राहत ने बहुत तफ़सील से और बहुत आसान अंदाज़ में हमारे सामने जो सिम्पटम्स भी रखे हैं और बताया भी है कि क्या वजूहात हो सकती हैं। इसी तरह से ये भी बात हमने यहाँ पर डिस्कस की कि डिप्रेशन और बर्नआउट का जो 2 टर्म्स हम यूज़ करते हैं अमूमन, उनमें क्या डिफ़रेंस हो सकता है और क्या इनके अंदर फ़र्क है। अभी इस वक़्त जब हम ब्रेक के बाद आएँगे वापस तो बात करेंगे तफ़सील के साथ कि क्या बर्नआउट ऐसी चीज़ है, आपको इतनी फटीग है या आप इतने एग्ज़ॉस्ट हुए हुए हैं कि आप खुद ही से अपनी मदद कर सकते हैं या इसके लिए आपको कोई प्रोफ़ेशनल हेल्प लेनी चाहिए। ये सारी बातें हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी। आप अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आपके ज़हन में कोई सवाल है इससे रिलेटेड, तो आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए या अगर आप ऐसे किसी फ़ेज़ से गुज़रे हैं और आपको लगता है कि आपका तजुर्बा दूसरों को फ़ायदा देगा, तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अभी हम जाएँगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा आएँगे और इसी मौज़ू के ऊपर आपके साथ बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर आप सुन रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू पर सिस्टर्स कैफ़े का प्रोग्राम आप ये देख रहे हैं और हमारे साथ शामिल हैं। हमें कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं, अपना कोई फ़ीडबैक है या अपना कोई क्वेश्चन है और वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ इस वक़्त डॉक्टर राहत इरशाद से जो मेरे साथ मौजूद हैं और हमने बात की है बर्नआउट के ऊपर। राहत बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा आप इसके ऊपर भी रोशनी डालें कि अ, ये क्या कॉज़ होता है इसका? क्या चीज़ ट्रिगर करती है? क्यों क्या हर एक के साथ हो सकता है बर्नआउट या एक कंडीशन या एक सिचुएशन जो एक के लिए मैनेजेबल है, वो दूसरे के लिए मैनेजेबल नहीं होती, दूसरे के लिए उसके साथ कोप करना मुश्किल हो जाता है? हुँ। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि ना इट्स लाइक वेरी क्लोज़ टू माय हार्ट कि ना जब हम बर्नआउट पे बात करते हैं ना, तो मुझे होता है कि हम हमेशा से ये सोचते हैं ना कि हमारी एक जैसे कॉमन सी जो है ना वो है, जैसे एक एक डिफ़ॉल्ट हम जो यही सोचते हैं कि भई बर्नआउट तो उनको ही होगा, जो लोग काम करते हैं, जो काम पे जाते हैं, डेली जॉब पे जाते हैं, उनको बर्नआउट होगा। जो लोग बेचारे घर में बैठे हुए हैं, जो माएँ घर में बैठी हुई हैं, जो माँ-बाप घर में बैठे हुए हैं, बूढ़े माँ-बाप बैठे हुए हैं, पेरेंट्स हैं, बहन-भाई हैं या जो वो या कोई कोई भी है वो जस्ट बिकॉज़ वो घर पे हैं या वो काम नहीं कर रहे या कोई इस तरह की उनकी काम की नौयत नहीं है कि जो स्ट्रेसफुल है, वो बर्नआउट का शिकार नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, ठीक है ना? तो इस पे मैं बिल्कुल जो है ना वो कोशिश करूँगी कि मैं एक्सपैंड करके आई वुड लाइक टू एक्सपैंड ऑन इट कि क्या जो है ना ये बर्नआउट बेसिकली किस किनको इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है ना? अच्छा तो डॉक्टर बर्नआउट की राहत आप हमारे साथ कैटेगरीज़ कॉलर मौजूद हैं, एक कॉलर मौजूद है, हम उनकी कॉल लेंगे पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं एक जी। दुआ आपको बताना चाहती हूँ आपके व्यूअर्स को कि ये दुआ बहुत अच्छी है डिप्रेशन के लिए और अगर ज़हनी कोई परेशानी हो। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुखली वल जुबनी व दलाए अद्दीनी वल व गलबत तिर्रिजाल। तो ये दुआ भी पढ़ें और एंग्जाइटी और ये डिप्रेशन ये इंसान के अंदर ये जज्बात होते हैं और उनको कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अल्लाह की तरफ रुजू करें। तो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और यहाँ पर हम यही बात बार-बार करते हैं हमेशा जब भी हम इस प्रोग्राम में आते हैं कि ज़रूर मेंटल हेल्थ में इससे रिलेटेड कोई किसी भी मसले का आप शिकार हों, तो बहैसियत मुसलमान हमें ये ईमान है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू करना चाहिए। लेकिन साथ में ज़रूर ये कोशिश करें कि अगर आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत है, अगर आपको किसी भी किस्म की और ज़रिए से मदद मिल सकती है, उसको हरगिज़ इग्नोर ना करें, दुआएँ ज़रूर करें। लेकिन कोशिश भी ज़रूर करें और दुआ के साथ दवा भी ज़रूरी है। जी, सिस्टर डॉक्टर राहत आप जो हैं वो अपनी बात को कंप्लीट करें। तो जो बर्नआउट है वो 2 कैटेगरीज़ हैं उसकी, ठीक है ना? एक वर्क रिलेटेड है, जैसे कि कोई जो है वो काम पे इसको रिपेटिटिवली कोई चीज़ इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ठीक है ना? काम का जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा है, जो मेंटल लोड बहुत ज़्यादा है, वो प्योरली वर्क रिलेटेड है, ठीक है ना? तो वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब वो कंट्रोल से बाहर हो गया है बिल्कुल, ठीक है ना? और जो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है उसको सिम्पटम्स जो हैं वो बर्नआउट के विजिबल होना शुरू हो गए हैं, ठीक है ना? क्योंकि वो मेंटल लोड और वो जो एक बैलेंस है वो टोटली जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, ठीक है ना? ये वर्क रिलेटेड है और जैसे इवन आपने पहले मुझसे क्वेश्चन किया था कि
जो बर्नआउट और डिप्रेशन में डिफरेंस है, देखिए मैंने आपको कहा था कि जब जैसे-जैसे हम अपनी गुफ्तगू को आगे जारी करेंगे, हमें खुद ब खुद वाज़ेह होता जाएगा कि बर्नआउट और डिप्रेशन में क्या है। तो जब हम उस बंदे की कहानी सुनेंगे तो हमें उसमें क्लियर कट एक पता चल जाएगा कि वो क्या फैक्टर है जो उसके बर्नआउट को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है ना? दूसरा ये कि एक नॉन वर्क रिलेटेड बर्नआउट होता है, ठीक है ना? जो ज़्यादा कॉमन है, वर्क रिलेटेड से भी ज़्यादा। हुँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना। इसमें काफ़ी गहराई है इस जी। बात में। कि नॉन वर्क रिलेटेड जो है बर्नआउट क्या है? क्योंकि हम हुँ, इग्नोर कर देते हैं ना अक्सर, जो काम कर रहा है घर में फुल टाइम पेरेंट है, फुल टाइम मम है, हम कहते हैं उनको कैसे बर्नआउट हो सकता है, वो तो काम पे नहीं जाते। तो इस बात को समझना और इस बात में बड़ी गहराई है कि नॉन वर्क रिलेटेड बर्नआउट क्या होता है, ठीक है ना? आपके पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना? आजकल की जो पेरेंटिंग है वो बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू कि 10 साल पहले जो हम पेरेंटिंग करते थे, ठीक है ना? आपके मल्टीपल बच्चे हैं, ठीक है ना? 1, 2, 3, 4 जितने बच्चे हैं, आपका बहुत ज़्यादा आप पे जो एक लोड है, ठीक है ना? बच्चों की परवरिश का, ठीक है ना? बच्चों की लुक आफ्टर करने का पूरी ज़िम्मेदारी है, ठीक है ना? वो चीज़ कर कर के उतना ज़्यादा उसका स्ट्रेस बढ़ चुका है क्योंकि आप एवरी डे, डे इन डे आउट आप वही काम किए जा रहे हैं, ठीक है ना? उसमें कोई गैप नहीं है, कोई रेस्ट नहीं है, ठीक है ना? इट्स लाइक 24 आवर जॉब है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको बर्नआउट तो होना है। इसी तरह अगर आप किसी के केयरर हैं, ऐसा होता है ना कि आपके बूढ़े माँ-बाप हैं, आप उनका ख़्याल रख रहे हैं, आप अपने घर का भी ख़्याल रख रहे हैं, आप जॉब पे भी जा रहे हैं या आप नहीं भी जॉब करते, आप अपने घर का भी ख़्याल रख रहे हैं, अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का और साथ-साथ आप अपने एल्डरली पेरेंट्स का भी ख़्याल रख रहे हैं। और आप वही चीज़ कितने हुँ, अरसे से किए जा रहे हैं, अपनी ज़रूरात और अपनी जो आपकी नीड्स हैं, इनको इग्नोर करके, ठीक है ना? कि आपको क्या चाहिए, लेकिन आप दूसरों की जो जो ज़रूरियात, दूसरों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको प्रायोरिटाइज़ करे हुए हैं, ठीक है ना? अगेन आपको बर्नआउट हो सकता है। इसी तरह ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन सी सिचुएशन है ना, ये तो हर बहुत ज़्यादा लोगों में मैंने देखी है और पर्सनली भी मैंने एक्सपीरियंस की है। जैसे कि अगर आपका खुदा ना ख़ास्ता कोई फैमिली मेंबर है, करीबी फैमिली मेंबर, आपके या तो पेरेंट भी हो सकते हैं या आपका कोई बहन-भाई भी हो सकता है या कोई बहुत करीबी दोस्त या आपका कोई नेबर है इवन, जो कि किसी हुँ, लाइफ जो चेंजिंग इलनेस से गुज़र रहा हो, जैसे कैंसर हो किसी को और आप उसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं या अगर आप उसकी लुक आफ्टर नहीं भी कर रहे, ठीक है ना? ये मैं इस वजह से कह रही हूँ कि ये जो है ना एवरीडे लाइफ सिचुएशंस हैं, एवरीडे लाइफ स्टोरीज़ है हुँ, ना, आप सुनते हैं इनको हर दिन आप सुनते हैं और बहुत कॉमन है, ठीक है ना? तो उसको हुँ, समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी को सुनते हैं कि किसी को कैंसर हो गया, किसी करीबी बंदे को, फिर आप सुनते हैं उसको कीमोथेरेपी हो रही है, वो इतना बीमार हो गया, वो हॉस्पिटल जा रहा है, ये हो रहा है। सुन के इतनी ज़्यादा कंपैशन फटीग हो जाती है कि आपको आखिर में क्या होता है कि आपको बर्नआउट हो जाता है, ठीक है ना? क्योंकि आप एक चीज़ को हुँ, सुने जा रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को एब्ज़ॉर्ब किए जा रहा है, ठीक है ना? और साथ-साथ आपके अपनी जो डेली जो जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो भी चली जा रही हैं साथ में। डेली जॉब्स मतलब हुँ, आपका घर का चलाना, हस्बैंड का ख़्याल रखना, बाहर का ख़्याल रखना, बच्चों का ख़्याल रखना, वो जो आपकी अपनी जो डेली चोर्स हैं, उनके साथ-साथ एक और एडेड आपके ऊपर जो है ना, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सब बातें एब्ज़ॉर्ब कर रहा है कि वो बंदा कितना बीमार है। करीबी बंदे की बात कर रही हूँ, जो आपकी फैमिली में बहुत आपसे जी, करीब हो और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता हो, ठीक है ना? दुःख होता है ना जब हम सुनते हैं किसी की बीमारी का और फिर एवरीडे उसके बारे में ये बात सुने या हर हफ्ते कोई बात सुन रहे हैं कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, वो मरने वाला है या उसके बहुत टाइम कम रह गया है, तो ये भी होता है। बहुत ज़्यादा ये बात है। इसी तरह वो पेरेंट जो कि सिंगल पेरेंट होते हैं या सिंगल पेरेंट नहीं भी होते, लेकिन उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसका शेयर ज़्यादा होता है। उन्होंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा शेयर करने की कोशिश की हुई होती है घर में। जैसे एक पेरेंट होता है ना जैसे या माँ या बाप वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। कोई एक पेरेंट होता है, उस पे सारा जी। ज़्यादा वर्कलोड होता है। तो वो भी आपको बर्नआउट करा सकता है, जो कि पर्सनली मुझे ये लगता है कि ये बर्नआउट नॉन वर्क रिलेटेड बर्नआउट ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू वर्क रिलेटेड बर्नआउट के। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर राहत मेरे माइंड में आ रही है, वो ये कि बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनके ऊपर ये जो आपने जितनी कैटेगरीज़ बताई हैं, जो कॉज़ बताएँ, इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल घर के बड़े हैं, यानी या तो ख़ानदान में बड़े हैं, सब आके उनसे अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहेंगे कि कुछ थेरेपिस्ट होते हैं या कुछ साइकियाट्रिस्ट हैं या कोई काउंसलर्स हैं, उनकी तो चलें जॉब है ये, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी होती है, उनका ऐसा रोल बन जाता है कि सभी उनसे चीज़ें शेयर करते हैं।
और उनके अपनी जो नीड्स हैं उनको वो नहीं प्रायोरिटाइज कर रहे होते, उनको तरजीह नहीं दे रहे होते, लोगों के मसाइल को हल कर रहे होते हैं। तो ये भी चीज़ क्या ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में जाके ये भी बर्नआउट का सबब बने? बिल्कुल, वही आप ये मेरी बात उसी से रिलेट करेगी ना, जब आप एक चीज़ को रिपीटेडली सुन रहे होते हैं, ठीक है ना? आपका ये सब बातें आपका उसको हमारी ज़बान में ना उसको कहते हैं कंपैशन फटीग, हुँ, कि आप दूसरे बंदे के लिए इतना कंपैशन, इतना ज़्यादा उसके लिए एहसास, उसको उर्दू में कहते हैं ना रहम शो कर रहे होते हैं, उसकी बातें सुनकर, ठीक है ना? आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड वो सारी इन्फॉर्मेशन एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है विदाउट यू रियलाइज़िंग कि ऐसा हुँ, हो रहा है, ठीक है ना? हुँ, तो उसको हुँ, कहते हैं कंपैशन फटीग, कि वो आप इतना ज़्यादा सुनते रहते हैं, फिर आप एडवाइस भी देते हैं ना, आप खाली सुनते तो नहीं हैं। हुँ, आप उसको सॉल्यूशन ही बताते हैं, आप उसको बताते हैं, उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं ना, कि आप ऐसे करें तो ये शायद आपका थोड़ा-सा त तकलीफ ठीक हो जाए या आपका प्रॉब्लम इस तरह थोड़ा कम हो जाए। तो आप सुनते भी हैं, फिर आप बताते भी हैं, ठीक है ना? लेकिन आपका हुँ, सबकॉन्शियस माइंड कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब किए जा रहा है, डे इन डे आउट, एवरी डे आप लोगों से बात कर रहे हैं, अगर आपको कोई आके हर चीज़ आपसे शेयर कर रहा है या आपसे डिस्कस कर रहा है, हर दिन वो काम कर करके एक वक़्त आता है, इसको हम कहते हैं कंपैशन फटीग। ये वेरी इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, न्यू टर्म है। बहुत से लोगों ने नहीं भी सुनी होगी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको इस तरह समझाऊँ कि लोग उसको जो है ना वो हुँ। ईज़िली समझ सकें। अगर आपको कोई नहीं समझ आ रहा तो आप प्लीज़ जो है ना वो हेजिटेट ना करें और पूछ सकते हैं कि अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये बहुत स्पेशली ज़्यादा है। कि आप हाँ, बिल्कुल, मैंने इसीलिए आपसे स्पेशली ये पूछा कि अब तक मैंने जितने शोज़ किए मेंटल हेल्थ पे ना, तो कहीं न कहीं बात आ जाती है सोशल मीडिया की। और सोशल मीडिया भी ऑब्वियसली हम पर एक असर डालता है, हम बहुत ज़्यादा उससे कनेक्टेड रहते हैं, सारा वक़्त हम इधर-उधर पहले होता था कम रिश्तेदार हैं, तो कम दोस्त हैं, घर वाले हैं, उनके साथ हम कनेक्टेड हैं। अब ये है कि हम दुनिया भर से कनेक्टेड हैं और हर किस्म की न्यूज़ भी सुन रहे हैं और लोगों के मसाइल भी सुन रहे हैं, कहीं मशवरे भी दे रहे हैं, कहीं अपनी जो काइंडनेस है वो भी शो करें। तो ये यहाँ पर भी मैं ज़रूर लेकर आऊँगी सोशल मीडिया को भी कि ये भी एक रीज़न बन जाता है, वजह बन जाती है कि जो हो सकता है कि आपके बर्नआउट का सबब बने। बिल्कुल। फिर इसमें ये भी होता है कि एक एक चीज़ मैं और भी ऐड करूँगी कि जैसे ना आप वो फैमिली के नहीं एक बड़ा होता है जो हर एक को बताया जाता है, हर एक को कुछ लोग भी होते हैं जिनकी आदत होती है माशाल्लाह कि उनकी एक नेचर है ऐसी कि वो हर एक की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो उसको बताते हैं। तो बेसिकली आप किसी को जब कोई हेल्प कर रहे हैं या किसी को कुछ मशवरा दे रहे हैं, तो आप एक तरह से एक डिसीजन मेक कर रहे हैं ना, आप एक फैसला कर रहे हैं ज़हन में या इट्स लाइक वी कॉल इट डिसीजन फटीग एज़ वेल, ठीक है ना? हुँ, उसमें होता है कि ये अक्सर लोगों में काम पे भी होती है और घर में भी होती है, यानी कि नॉन वर्क रिलेटेड कि आपने काम पे इतने सारे डिसीजंस बनाए उस दिन 24 आवर लाइक से फॉर एग्जांपल अगर आप 8 घंटे काम करते हैं, जॉब पे जाते हैं, वहाँ पे आपने इतने सारे इंपॉर्टेंट फैसले किए हैं कि आप जब घर आते हैं तो आपको लगता है कि बस मैं एग्ज़ॉस्ट हो गया और आप एवरीडे ये चीज़ किए जा रहे हैं। तो उसको कहते हैं डिसीजन फटीग। इसी तरह अगर आप घर में हैं, ठीक है ना, आप घर के बड़े हैं, सरबराह हैं और लोग आपसे पूछ रहे हैं और आप दिन में हज़ार मशवरे दे रहे हैं लोगों को, उनके बारे में डिसीजंस बना रहे हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, तो वो भी एक उसको कहते हैं एक टर्म है डिसीजन फटीग कि आपको बिल्कुल। एंड में लगता है कि बस अब बहुत हो गया, खत्म हो गया, मैं बिल्कुल खत्म हो गया, ड्रेन हो गया मैं। ये लोग ये जी, कहते जी, हैं। आपने आपको 2 टर्म्स बताई यहाँ पर नई जो लोगों के लिए भी होंगी, हो सकता है बर्नआउट भी बहुत से लोगों को समझ नहीं आया हो कि आ गया हो अब बात करने से, लेकिन इसी तरह कंपैशन फटीग और डिसीजन फटीग जो आपने बताया, ये भी इस पर भी हम इंशाल्लाह बाद में भी बात कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि हम इस तरफ अब आएँ इतने सारे जो हमने डिस्कशन किए और इतनी तफ़सील से ये डिस्कस किया कि कॉज़ क्या, ट्रिगर क्या हो सकता है। तो क्या राहत अगर कोई बर्नआउट का शिकार हो, अगर कोई फटीग किसी को हो इस तरह की जो ना ख़त्म हो रही हो, हर वक़्त वो बेचैन और परेशान रहे, तो क्या इसके लिए बगैर डॉक्टर के पास जाए, बगैर किसी काउंसलर के पास जाए या थेरेपिस्ट के पास जाए, क्या अपनी मदद आप की जा सकती है? कैसे की जा सकती है? कौन-सा लाइफ़स्टाइल में क्या चेंजेज़ लेकर आने होंगे? क्या डिसीज़न्स मेक करने होंगे अपने लिए? ये मैं चाहूँगी कि इस पर आप अभी बात करें। ठीक है। तो इसमें जो है ना कुछ मैं एज़ अ पॉइंट एज़ इसको ना थोड़ा-थोड़ा पॉइंट्स के तरह के लेकर समझाऊँगी कि इसमें क्या हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हमें बर्नआउट अब हम बर्नआउट की बात कर ली, बर्नआउट हो गया है, समझ आ गया क्या है। आपको सेल्फ अवेयरनेस भी हो गई है कि मुझे बर्नआउट हो चुका है, शायद मुझे कुछ हुआ हुआ है ना, समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी। आपने इसको रिकॉग्नाइज़ कर ली इस प्रॉब्लम को, ठीक है ना? अब आप चाह रहे हैं मैं इसको रेक्टिफाई कैसे करूँ? इसकी रिकवरी कैसे होगी? ठीक है?
तो सबसे पहले तो ये है कि उसकी रिकवरी में ये है कि अगर आपको कोई फिजिकल मैनिफेस्टेशन या फिजिकल सिम्टम्स हैं, तो आपको डेफिनेटली उसके लिए हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है ना? अगर आपको हेडेक्स हो रहा है, माइग्रेन हेडेक्स आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं बिकॉज़ ऑफ बर्नआउट की वज़ह से, तो ऑब्वियसली आपको अपनी मेडिसिन्स लेनी होंगी। आपको एक्ज़िमा या कोई एक्ने या क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, बहुत कॉमन है बर्नआउट या स्ट्रेस के बाद, ये चीज़ें दोबारा अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना? पेशेंट्स कहेंगे हमें कि बिल्कुल ठीक था मैं, बिल्कुल 2-3 साल हो गए, मुझे कोई दवाई नहीं लेनी पड़ी माइग्रेन के लिए या एक्ज़िमा के लिए या एक्ने के लिए। अब दोबारा से रिलैप्स हुआ हुआ है, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली यू नीड हेल्प फॉर दैट, यू नीड मेडिकेशंस, ठीक है? यू नीड टू गो बैक ऑन योर मेडिकेशंस। तो एक तो ये हो गया, जो भी आपको फिज़िकल प्रॉब्लम है, उसको तो आपने एड्रेस करना ही है, ठीक है? हुँ, दूसरा ये कि यू नीड टू आपने रिकॉग्नाइज़ कर लिया, आपने समझ लिया कि वही दोबारा बात आ गई, आपने आपने पिन पॉइंट कर लिया कि मेरा बर्नआउट का कॉज़ क्या है। कि मैं अपने अम्मी का या अपने अब्बू का या मैं किसी फ्रेंड का ख़्याल रख रहा हूँ काफ़ी अरसे से, और मैंने अपने आप को इतना नेग्लेक्ट कर दिया, मुझे इसका अंदाज़ा हो गया कि अब मुझे बर्नआउट हो रहा है, ठीक है? या काम पे मुझे बर्नआउट हो रहा है। हुँ, आपको यू नीड टू हैव अ टूल किट, ठीक है ना? उसमें आप कैसे कहते हैं ना, टूल बैग है आपके पास, एक टूल किट होनी चाहिए आपके पास। उसमें से आप अपने सारे टूल्स को निकाल के ना, एक-एक करके उनको आप जो है ना यूज़ करें, अपनी हेल्प करने के लिए। हुँ, सही है? ठीक और वो टूल किट क्या है बेसिकली जो आपको बर्नआउट रिकवरी में हेल्प कर सकते हैं। बर्नआउट की जो रिकवरी है वो थोड़ा टाइम भी ले सकती है। आपने ये भी अपने आप को जो है ना रिअश्योर करवाना है कि जो बर्नआउट हुआ वो ओवरनाइट नहीं हुआ, जस्ट 24 आवर्स के अंदर नहीं हो गया मुझे, एक दिन में नहीं हो गया। काफ़ी टाइम लगा है उसमें, वेरी लाइक मंथ्स एंड मंथ्स, मेबी इयर्स। तो इसी तरह जब रिकवरी होगी तो वो भी स्लो रिकवरी होगी। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में ठीक हो जाऊँगा। ठीक है ना? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है समझना सबसे पहले। फिर उसके बाद आपकी टूल किट में क्या टूल्स होने चाहिए जो जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं बर्नआउट की रिकवरी में। उसमें ये कि आप अपनी जो जो चीज़ आपको प्रॉब्लम जिसने बर्नआउट करवाया है जिस फैक्टर ने, उससे आप थोड़े अरसे के लिए गैप दें, ठीक है? या उसमें अगर आपको लगता है कि अगर आप कंप्लीट तौर पे इसको ख़त्म नहीं कर सकते या नहीं इसको स्टॉप कर सकते, तो आप ये कोशिश करें कि आप किसी और से हेल्प माँगे कि अब थोड़ा मैं पीछे हट जाऊँगा, अब आप थोड़ा-सा काम थोड़ा-सा आप कर लें, या किसी जैसे आप अगर आप काम पे हैं, तो आप टाइम ऑफ वर्क ले लें, अपने एम्प्लॉयर से बात करें कि मेरी ड्यूटीज़ को चेंज कर दें क्योंकि मैं सेम काम नहीं कर सकता जो कि इतना स्ट्रेसफुल है, ठीक है ना? हुँ, यू नीड टू थिंक अबाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ योर वर्क। इसी तरह काम पे अगर आप किसी फ्रेंड का या बहन-भाई का या पेरेंट का ख़्याल रख रहे हैं, आप केयरर हैं उनके, तो आप किसी अदर फैमिली मेंबर को बोलें फॉर हेल्प, ठीक है ना? ताकि आपका थोड़ा बर्डन कम हो जाए। अपनी स्लीप पे फ़ोकस करें, वेरी इंपोर्टेंट टूल इन योर टूल किट ना, कि आप अपनी एक स्लीप पे जो क्योंकि स्लीप ही सबसे ज़्यादा आपकी उसमें उस टाइम पे नेग्लेक्ट हो रही होगी ना, जब आप बर्नआउट के फेज़ जी। से गुज़र रहे होंगे। तो स्लीप को प्रायोरिटाइज़ करें, अपनी डाइट को अच्छा, प्रायोरिटाइज़ करें क्योंकि जब आप अगर बर्नआउट होता है तो आप इतना काम और स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी को डील कर रहे होते हैं, आप अपना खाना-पीना सब भूल जाते हैं। ठीक है ना? जी, अब रात यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी आपने कहा कि अपना जो जो वजह बन रही है स्ट्रेस की आपकी, उससे थोड़ी देर के लिए आप एक स्टेप बैक आएँ। हुँ, और इसके लिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये होती है ना बात कि वो परफेक्शन चाहते हैं हर चीज़ में, या वो नो नहीं करना चाहते, या वो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते, या वो चाहते हैं कि उनको ये समझें कि भई वही सारे काम करें। तो क्या इस तरह की सोच से भी कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल पड़ता है। नहीं आपको क्योंकि अक्सर ये होता है ना, बहुत हमारे पे प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर, कि हम कहते हैं कि नहीं अगर मैं ऐसा करूँगा ना, अगर मैं दूर हट जाऊँगा इस चीज़ से या मैं नहीं करूँगा, मैं नो कहूँगा, तो मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे ना, क्योंकि मुझे ये कह रहे हैं कि मैं रिज़िलिएंट नहीं हूँ। इस टॉपिक पे इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा भी बात कर सकते हैं। रिज़िलिएंस भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना यहाँ पे ज़िक्र होता है। बर्नआउट और रिज़िलिएंस गो हैंड इन हैंड। तो अक्सर हम ये कहते हैं कि नहीं लोग मुझे ये कहेंगे कि तुम रिज़िलिएंट नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ, हमें थोड़ा-सा कहते हैं ना, यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक। अगर आप जो काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो फैक्टर है जो मुझे बर्नआउट करा रहा है, आप उससे थोड़ा-सा पीछे हट जाएँ। नॉट कंप्लीटली, ठीक है? थोड़ा उसको ऐसा करें कि आप उसको थोड़ा गैप दे दें या उसको थोड़ा लेसन कर दें, उसकी सिवियरिटी को, उसकी इंटेंसिटी को, जो आप इतना काम किए जा रहे हैं काफ़ी अरसे से, ताकि एक थोड़ा ब्रेक आए, चेंज चेंज आए आपकी रूटीन में, ठीक है ना? सबसे इम्पोर्टेंट। फिर हमने बताया स्लीप। स्लीप जो है ना, हमेशा से एक हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, पावर ऑफ स्लीप को, ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्लीप को कैसे प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन योर टूल किट। फिर आपकी डाइट आ गई। फिर ऑल्सो आपने आपकी सेल्फ केयर की रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अब वही सेल्फ केयर की रूटीन में हम इस्लामिकली अगर हम देखा जाए तो वही अपनी, अगर आपको लगता है आपको कुरान पढ़ने से सुकून मिलता है, आपको कोई दुआएँ पढ़ने से सुकून मिलता है, नमाज़ पढ़ने से सुकून मिलता है, ये सब सेल्फ केयर है ना। आप अपनी अपनी ज़रूरत को प्रायोरिटाइज़ करें, क्योंकि कभी-कभी हम इतने बिज़ी हो जाते हैं, हम नमाज़ें भी कज़ा कर देते हैं, भूल जाते हैं ये सब चीज़ों को। हुँ, तो ये सब उसमें आ जाता है कि आप अपनी ज़रूरत को प्रायोरिटाइज़ करें, अपनी सेल्फ केयर रूटीन बनाएँ, ठीक है? स्लीप, डाइट, सेल्फ केयर रूटीन। उसके बाद सबसे ज़्यादा ये है कि आपकी एक रूटीन हो। एक रूटीन भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना वो फैक्टर प्ले करती है बर्नआउट में ना, क्योंकि आप अपनी रूटीन भूल जाते हैं, आप दूसरे बंदे की रूटीन के हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं बर्नआउट में। तभी आपका जो है ना माइंड उस बात को एक्सेप्ट नहीं करता और बर्नआउट हो जाता है। तो आपकी अपनी एक जी। सेट रूटीन हो, जो आप चाहते हैं अपना काम जिससे आपको सुकून मिले, जिससे आपको जो है रिकवरी मिले या जिससे आपको रिलीफ मिले, आपका स्ट्रेस कम हो, उस रूटीन को जो है ना वो आज़माएँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं हुँ, ये कहूँगी, आप अपने टूल बैग्स के अलावा जो ये बात है कि ऐसे टूल्स हों जो सस्टेनेबल चेंजेज़ हों। ये हुँ, नहीं है कि आपने 1 दिन करे, 2 दिन करें, उसके बाद आप दोबारा बैक टू स्क्वायर ए पे आ जाएँ, ज़ीरो पे आ जाएँ, नहीं ऐसा नहीं है। The changes you are going to make, they have to be sustainable. लॉन्ग हुँ, टर्म रन के अंदर आप उनको करें, जारी रखें उनको, ठीक है? हुँ, दूसरा ये कि बाउंड्रीज़ सेट करें। दिस इज़ अनदर टूल, ठीक है ना? बाउंड्रीज़ सेट करें कि आपने कैसे जो है किसी को ना कहना है, कैसे जो है आपने जो है कोई काम कर रहे हैं तो आपने अपनी लिमिट से आगे नहीं जाना, ठीक है? आप जितना कर सकते हैं, बजाए कि आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाएँ और आप उस काम को कंटिन्यू किए जाएँ। जी, अ, ये कुछ चीज़ें माइंडफुलनेस, ठीक है ना? प्रैक्टिस करें माइंडफुलनेस। कुछ लोग क्या करते हैं कि दे वांट टू रिकनेक्ट विद नेचर एज़ वेल। उसका भी बहुत जो है ना वो इन्होंने हुँ, लोगों ने रिसर्च की है इसके ऊपर, और काफ़ी इसने इसका भी एविडेंस है कि अगर आप बर्नआउट से रिकवर कर रहे हैं तो ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम इन नेचर एज़ वेल। वो भी बहुत हेल्प करती है। हुँ। सम डाउन टाइम अकेले बैठ के टाइम गुज़ारें। आपने इतने सारे यहाँ पर बताएँ कॉज़ भी बताए आपने और ट्रीटमेंट भी बताया कैसे रिकवरी होगी। बहुत दफ़ा बर्नआउट का एक रीज़न ये भी बनता है फटीग है आपको मुस्तकिल एक ऐसी कैफ़ियत है कि जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे थकन की और आप ये देख रहे हैं कि आप तो कहीं जा भी नहीं रहे, घर से भी नहीं निकल रहे और कहीं आपकी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी भी नहीं है। फिर भी हर वक़्त थकावट आपके ऊपर तारी रहती है। तो जैसे डॉक्टर राहत यहाँ पर बता रही हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी आपने की हो तो आपके ऊपर थकावट आ रही हो, ये सारी वजूहात इसका सबब बनती हैं और अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आप अपने लाइफ़स्टाइल के अंदर आपको चेंजेज़ लेकर आने चाहिए, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ लाएँ और ये जो स्लीप की बात हुई है यहाँ पर या नो कहना, किस तरह कहना, कब कहना, तरीका क्या होना चाहिए, थोड़ा-सा एक स्टेप बैक लें अपनी ज़िम्मेदारियों से। इसी तरह डॉक्टर राहत अगर आप ये भी बताएँ एक्सरसाइज़ जो होती है, फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है, कोई डेली जो सस्टेनेबल हो जैसे आपने कहा, ये भी क्या असर डालती है, हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी ना, अक्सर हम लोग इतना ज़्यादा आजकल जो है वो मार्केटिंग मार्केटिंग इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा जो है ना वो ग्रो कर रही है, बस हमें हर बात का सॉल्यूशन नज़र आता है, जिम जॉइन कर लें बस। एक हुँ, बंदा जो पहले बेचारा जो है वो बर्नआउट के फेज़ से गुज़र रहा है, उसके पास इतना टाइम कहाँ है कि वो इस तरह की फैंसी चीज़ों को अडॉप्ट करेगा, ठीक है ना? बिल्कुल टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन है कि आप अगले बंदे को ये एडवाइस करें, ठीक है ना? चलो तुम्हें कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, तुम जो है ना जिम जॉइन कर लो या तुम ये कर लो तो शायद तुम्हारा मूड ठीक हो जाए या तुम जी, रिकवर कर जाओ। बिल्कुल भी नहीं है ना? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप उस बंदे को अप्रोच कर रहे हैं ना, आपने बोलना आपने सोच के बोलना है कि आप ऐसी बात ना करें कि अगले बंदे की प्रॉब्लम मज़ीद एग्रावेट हो जाए, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव हुए हुए होते हैं, ठीक है ना? और हम उनको ऐसी बात नहीं कहना चाहेंगे जिससे उनकी प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ जाए या वो अपने बारे में अपने आप पे डाउट करना शुरू हो जाएँ, ठीक है ना? फिजिकल एक्टिविटी जो मैं कहूँगी ना, मैंने जैसे पहले कहा कि हुँ, एक स्लीप जो है ना वो बहुत ज़्यादा जिसकी हम पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री में है स्लीप ना, आप कोशिश करें रात को आप ना देर तक जागें, सो जाएँ अगर आपको मौका मिलता है तो जल्दी सोने का। इसी तरह अगर आप एक्सरसाइज़ की बात करते हैं तो वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज़, बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज़। डज़न्ट कॉस्ट यू एनी मनी। एक पैसा भी आपको एक पेंस भी उस पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और आप उसके जो बेनिफिट आपको जो मिलते हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और आपको उस वक़्त अंदाज़ा नहीं होता कि ये जो वॉक वॉक पे जाना या वॉक करना, डेली वॉक करना, आपकी बॉडी पे कितने पॉज़िटिव जो है ना इफ़ेक्ट्स जो है ना वो उसके जो है ना वो वाज़े होने शुरू हो जाते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि आप जो है ये कहें कि मैं आज से नहीं एक्सरसाइज़ स्टार्ट करूँगा, आज मैं ये काम करूँगा, वो आज कभी भी नहीं आएगा। आप कोशिश करें कि आपको जो टाइम मिलता है, आप उसमें जो है वो नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आपको बस 10 मिनट में का गैप मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है बिल्कुल कहीं राहत बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी बातें आज हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन, डॉक्टर राहत हमारे साथ शामिल थीं और बर्नआउट के टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं और बहुत सारे इसकी रिकवरी के लिए कुछ आपके साथ टिप्स शेयर किए हैं राहत ने। इसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको महसूस होता है कि आप खुद से अपनी मदद नहीं कर पा रहे, ये चीज़ आपसे नहीं आपका मसला हल हो रहा है, तो आप प्रोफ़ेशनल हेल्प ज़रूर लें, कोई थेरेपी ज़रूर करवाएँ, काउंसलर के पास ज़रूर जाएँ, कोशिश करें। इसी तरह एक और चीज़ जो मैं लिस्ट में ऐड करूँगी, कुछ अच्छे लोगों से, अच्छे दोस्तों से ज़रूर मिलें, उनके साथ वक़्त गुज़ारें। जितना वक़्त आप उनके साथ गुज़ारेंगे, आपको अपनी कैफ़ियत अच्छी महसूस होगी। ऐसे लोग जो आपके साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं, मेहरबानी से, मोहब्बत से और आपको मज़ीद स्ट्रेस नहीं देते। ये भी कोशिश करें। आज हमने इस मौज़ू के ऊपर बात की, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगले वीक फिर आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हमारे साथ रहिएगा इस प्रोग्राम में। अब इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।